तो प्रश्न यह है कि महाभारत जो है ये क्या है, ठीक है। महाभारत जो है ये क्या है। देखो महाभारत जो यहाँ पे क्या जाने वाला है, देखो महाभारत जो है ना एक पुराण है, ठीक है। महाभारत जो है ये हमारा एक पुराण है, ठीक है। महाभारत जो है क्या है, तो महाभारत जो है एक पुराण है। तो आपको याद रखना है कि महाभारत क्या है, यह एक पुराण है। देखो आपको हिंदी का प्रश्न जो है ना एकदम मतलब पूरा फास्ट में आंसर देना है, ठीक है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको देखते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पुराण इसका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखो यहाँ पर बात किया जाए जैसे कि महाभारत की असली कहानी क्या है। देखो महाभारत युद्ध, ठीक है, जैसे कि द्वापर युग के धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और कुरुक्षेत्र में लड़े जाने के कारण इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी जो कि कहा जाता है। इस युद्ध की सबसे विशेष बात यह थी कि इसमें भगवान श्री कृष्ण जैसे कि स्वयं अर्जुन के सारथी, ठीक है, बने थे और यह भगवा युद्ध जो कि कुल 18 दिनों तक चला था, ठीक है। तो ये युद्ध जो कितने दिनों तक चला था, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना कि 18 दिनों तक जो कि चला था, ठीक है, 18 दिनों तक। चलिए अगला प्रश्न यह है 2 नंबर में कि जैसे कि नख, ठीक है, नख जो है किसका प्रतीक है, ठीक है। नख जो है ये जो है किसका प्रतीक है, नख जो है किसका प्रतीक है। देखो नख जो है ना ये पशुता का एक मतलब जो है ना प्रतीक होता है, ठीक है। नख जो है किसका प्रतीक है, तो ये जो है पशुता का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में कि नख जो है किसका प्रतीक है, तो ये जो है पशुता का जो कि एक प्रसिद्ध मतलब एक मतलब सिंबल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखो नख जो है ये सिंबल, ठीक है, नख जैसे कि पशुता का प्रतीक है। जब मानवीय, ठीक है, जब मानवीय समाज जैसे कि पशु समान जीवन यापन करता था, जैसे कि नंगा घूमता था, तब हमारा सबसे मजबूत हथियार था जैसे कि हम नख अर्थात यानी कि नाखून, ठीक है। नाखून देखो मतलब जिस वक्त मतलब मानव के जैसे कि जानवर के साथ में घूमता था उस समय उसका मुख्य हथियार जो था जैसे कि मतलब वो नाखून जो बोलते हैं, नाखून उसी को जो है मुख्य मतलब जो है हथियार माना जाता था, ठीक है। मतलब उसी नाखून से जो कि मानव जो कि अपना भोजन यानी कि समय जो कि बिताता था, ठीक है, भोजन का भी प्रबंध करता था उसी नाखून से। मतलब किसी भी जीव को हत्या करके वो अपना भोजन का मतलब अति करता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वो जो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे इनकी जगह जैसे कि पत्थरों के हथियारों ले लिया, ठीक है। पहले सबसे पहले नाखून का प्रयोग किया, उसके बाद पत्थर का कुछ औजार बनाया, ठीक है, फिर लोहे के हथियार, ठीक है। उसके बाद विकास का अंत जैसे कि चक्र चलता रहा और आगे चलता रहेगा। मतलब ये जैसे कि अभी अपना मतलब इतना डेवलप कर गए हैं। सबसे पहले जो है नाखून से है मतलब जानवर को हत्या करके मानव जो है अपना भोजन का पाचन करता था और मतलब उसके बाद जो है पत्थर का औजार बनाया, उसके बाद जो कि लोहे का हथियार बनाया। तो इस टाइप से जो कि अभी तक में टोटल हथियार ही बन गया है, ठीक है। तो इस टाइप से जो कि मानव का मतलब जो है ना जीवन बीता हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि अलग, ठीक है, अलग तक का अर्थ क्या है, ठीक है। अलग तक का अर्थ जो है ये क्या होता है, ठीक है। अलग तक का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो अलग तक का अर्थ जो होता है जैसे कि आलता, क्या होता है, आलता होता है, ठीक है। अलग तक का अर्थ जो है ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है आलता, ठीक है। अलग तक का अर्थ जो है ना ये होता है आलता। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा कि अलग तक का अर्थ जो है ये क्या होता है, तो ये होता है आलता, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, ठीक है। प्राचीन मानव का प्रमुख जो है अस्त्र शस्त्र जो है ये क्या था, अस्त्र शस्त्र जो है ये क्या था। जैसे कि अभी हम लोग जो फर्स्ट प्रश्न में जो कि करके आ चुके हैं। देखो प्राचीन मानव का प्रमुख यानी कि हथियार, ठीक है, प्रमुख हथियार यानी कि सबसे पहला हथियार जब मानव नंगा घूमता था तो उस समय का उसका हथियार जो था मतलब नाखून था, ठीक है, नाखून। इसी नाखून से जो कि वो मतलब किसी भी जीव को हत्या कर देता था और जीव को हत्या करके जो अपना भोजन का पाचन करता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है। देखो हिंदू धर्म, ठीक है, उसके बाद हिंदू धर्म जैसे कि अस्त्र शस्त्र जैसे कि धनु बाण तलवार कटार भड़ा गधा ढाल, ये सभी जो कि अभी चल रहा है, अस्त्र त्रिशूल ये सुदर्शन चक्र ये सभी जो कि अभी चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जो कि नाखून का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है, सबसे पहले नाखून का ही प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, ठीक है। सब पुराने जो है ये अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है, ठीक है। सब पुराने जो है अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा कथन जो है किसने कहा है।
ऐसा कथन जो है किसने कहा है? देखो ऐसा कथन जो है ना कालिदास ने कहा है। किसने कहा है? कालिदास ने, कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह जो कहा है ये किसने कहा है? तो ये आपको याद रखना है कि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने जो ही अच्छे नहीं होते और सब सब नए खराब नहीं होते। ये कथन जो कि कालिदास का है, ठीक है। किसका है? कालिदास का। तो आपको याद रखना है कि कालिदास। चलिए अगला प्रश्न है कि 12वीं सदी के केरल, ठीक है, 12वीं सदी के केरल शासकों के सिक्के पर जैसे कि वीर केरलस से जैसे कि शब्द का लेप में अंकित है, मतलब ये अंकित है, मतलब किसका अंकित है? देखो ये अंकित जो है ना, अंकित जैसे कि देवनागरी का है। किसका है? देवनागरी का। ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा, देवनागरी का, ठीक है, देवनागरी का। ऑप्शन नंबर डी के साथ में, देवनागरी के साथ में। चलिए 7 नंबर में प्रश्न है कि हिंदी लिखी जाती है, ठीक है। हिंदी जो है किस में लिखा है, मतलब हिंदी जो है किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी जो होता है, हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देखो हिंदी जो होता है हम लोग जानते हैं कि हिंदी को जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। हिंदी को जो है किस लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी को जो है हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न कौन नहीं जानता होगा कि देवनागरी में लिखा जाता है हिंदी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जैसे कि बेत, ठीक है, बेतमा बेतमा दान पत्र, ठीक है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र जो है यह किस समय का है, ये आपको बताना है। देखो ये जो है मतलब 1020 ईस्वी में मतलब ये था, ठीक है, 1020 ईस्वी में जैसे कि बेतमा दान पत्र का समय था, ठीक है, 1020 ईस्वी, ठीक है। बेतमा दान पत्र का समय जो है 1020 ईस्वी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न, जैसे भारत इतिहास और संस्कृति किसकी रचना है? भारत इतिहास और संस्कृति जो है ये किनकी रचना है? ये जो है किनकी रचना है? तो ये आपको याद रखना है कि गुणाकर मूल्य की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? तो ये जो रचना जो है ये गुणाकर मूल्य की रचना है। भारत इतिहास और संस्कृति जो है किसकी रचना है? ये गुणाकर मूल्य की रचना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर थोड़ा हम बात करते हैं जैसे कि भारत, ठीक है, भारत इतिहास और संस्कृति जैसे कि मुक्तिबोध की बहुचर्चित कृति है, जैसे कि 1962 में प्रकाशित होते ही यह विवादों में घिर गई थी और तत्कालीन मध्य प्रदेश जैसे कि शासन ने भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध जैसे कि ठहराते हुए इस पुस्तक को प्रतिनिधित्व जो कि कर दिया था। तो ये सभी पॉइंट भी जो कि यहाँ पे बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ये कहाँ का राजा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ये कहाँ का राजा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ये कहाँ का राजा था? देखो ये जो राजा था ये पटना का राजा था, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है कहाँ का राजा हो जाएगा? तो ये आपको ध्यान में रखना कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो ही कहाँ का राजा है, तो ये आप याद रखना कि पटना का राजा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखो यहाँ पे बात करें जैसे कि उज्जैन के सम्राट जैसे कि विक्रमादित्य की मतलब चक्र मतलब वर्ती सम्राट थे और विक्रमादित्य का नाम जैसे कि विक्रम सेन था और विक्रम बेताल और सिंहासन जैसे कि विदेशी की कहानियाँ महान सम्राट जैसे कि विक्रमादित्य से ही जुड़ी हुई है। और विक्रमादित्य का परिचय जैसे कि विक्रम संवत अनुसार और विक्रमादित्य आज से मतलब 2288 वर्ष पूर्व हुए थे, ठीक है, 2288 वर्ष पूर्व हुए थे। तो ये सभी पॉइंट जो कि यहाँ पे बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, मतलब ऐसी कौन सी भाषा है जो कि देवनागरी में नहीं लिखा जा सकता है? ऐसी कौन सी भाषा है जिसे देवनागरी में नहीं लिखा जा सकता है? देखो देवनागरी में जो भाषा है वो तमिल, ठीक है, तमिल भाषा को नहीं लिखा जा सकता है, बल्कि हिंदी, मैथिली, नेपाली इन सभी भाषा को जो कि लिखा जा सकता है, लेकिन देवनागरी लिपि में जो है तमिल भाषा को नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा कि देवनागरी लिपि में जो कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है, तो ये तमिल भाषा जो कि नहीं लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर से, जैसे कि गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से, ठीक है, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से जैसे कि देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? ठीक है, गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का जो है ये संबंध बताया है, ये संबंध बताया है। देखो ये संबंध जैसे कि ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा
और सिंघम लिपि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा कि ए और बी जो है यहाँ पे दोनों हो जाएगा कि ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा और सिंघम लिपि जो कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए, तो अगला प्रश्न ये आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ जो है ये क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ जो है ये क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ जो है ये क्या होने वाला है। देखो, रचित पाठ जो इसके अनुसार होगा, जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून जो है ये क्यों बढ़ते हैं, इसी के द्वारा जो कि रचित पाठ है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ जो होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि जैसे कि सहजात विरीतियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, सहजात विरीतियाँ जो है ये किसे कहा जाता है। सहजात विरीतियाँ जो है ये किसे कहा जाता है। देखो, सहजात विरीति जैसे कि अस्त्रों के संचय को कहा जाता है, अनजान स्मृतियों को कहा जाता है, स्वबंधन को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सभी दीज के साथ में, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के साथ में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑल ऑफ दीज के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो है ये कौन है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा का लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा का लेखक जो है यहाँ पे कौन होने वाला है। बाण भट्ट की आत्मकथा का लेखक जो है यहाँ पे कौन होने वाला है। देखो, इस कथा का लेखक कौन हो जाएगा। देखो, इस कथा का लेखक जैसे कि बात किया जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन हो जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा का लेखक जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। और यहाँ पे बात किया जाए जैसे कि बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित एक ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं, जैसे कि बाण भट्ट, भट्टिनी हो गया और एक निपुका हो जाएगा, यानी कि 3 पार्ट में जो कि ये व्यक्त किया गया और ये उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास, जैसा कि यहाँ पर उसका फिगर भी आप लोग जो है देख सकते हैं, यही है वो। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, अगला प्रश्न है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। जैसा कि अभी हम लोग तुरंत जो है इसका आंसर करके आ चुके हैं। देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके मतलब किस प्रकार का ये निबंध है। देखो, ये निबंध जैसे कि ललित निबंध है। ठीक है, ललित। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध हो जाएगा, तो ललित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, तो आपको याद रखना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, यह जो ललित निबंध है ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि दघीची की हड्डी से क्या बना था। दघीची की हड्डी से जो है ये जो है ना क्या बना था। दघीची की हड्डी से क्या बना था। देखो, ये ब्रज बना था, क्या बना था, ब्रज। ठीक है, दघीची की हड्डी से जो है क्या बना था, ये जो है ना ब्रज बना था, ब्रज। ठीक है, दघीची की हड्डी से जो बना था ये ब्रज बना था, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हो जाएगा कि दघीची की हड्डी से जो है क्या बना था, ये जो है ना ब्रज बना था, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा, ब्रज के साथ में। ठीक है, ब्रज के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि जैसे कि कामसूत्र, ठीक है, कामसूत्र जो है ये किसकी रचना है। ठीक है, कामसूत्र जो है ये किसकी एक रचना है। कामसूत्र जो है किसकी एक रचना है। देखो, ये रचना जैसे कि वत्सयान का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, वत्सयान का रचना हो जाएगा। कामसूत्र जो कि किसकी रचना है, वत्सयान का एक रचना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। देखो, यही है। ठीक है, वो यही है। देखो, ये कामसूत्र की सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, तब जाकर के इसका फिगर दिखाने वाला है। देखो, कामसूत्र जैसे कि महर्षि वत्सयान द्वारा रचित, जैसे कि पार्ट 1 भारत की एक प्राचीन कर्म मतलब शास्त्र जैसे ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। ठीक है, यौन संहिता जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिसमें यौन प्रेम के मतलब जैसे मानव शारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत व्याख्या और विवेचना की गई है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, जैसे कि काम क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र का भी यहाँ पे था। जैसा कि यहाँ पे जो है ना आप लोग उसका मतलब इमेज भी देख सकते हैं, जिसका संबंध जो कि प्रमुख जो था ना यहाँ पर यौन से था, किसे था, यौन से, जैसे कि यहाँ पर आप लोग फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, यही है। ठीक है, यौन से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर की सिक्यक। ठीक है, सिक्यक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सिक्यक का अर्थ जो है ये क्या होता है।
सिक्यक का अर्थ जो है ये क्या होता है? देखो सिक्यक का अर्थ होता है मोम। क्या होता है? मोम। सिक्यक का अर्थ जो है ये क्या होता है? तो सिक्यक का अर्थ जो है ना ये मोम होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा कि सिक्यक का अर्थ जो है ये क्या होता है? तो सिक्यक का अर्थ जो है ये मोम होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा मोम। ठीक है, मोम। चलिए अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा का लिपि जो है ये क्या है? मराठी भाषा का लिपि जो है ये क्या हो जाएगा? मराठी भाषा का लिपि जो है ये हमारा क्या होने वाला है? देखो मराठी भाषा का लिपि जैसे कि देवनागरी, क्या होता है? देवनागरी जो है मराठी भाषा की एक लिपि होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, मराठी भाषा की लिपि जो है ये देवनागरी हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है, आपको ये बताना है कि मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है? मराठी का ऐसा कौन सा अक्षर है जो देवनागरी लिपि से क्या है? भिन्न है। देखो देवनागरी लिपि से जो भिन्न है जैसे कि यहाँ पर लॉ, ठीक है, लॉ जो है ना, लॉ यह मराठी भाषा का एक अक्षर है जो कि देवनागरी लिपि से क्या है? भिन्न है, लॉ। तो आपको याद रखना है लॉ के साथ में। ठीक है, लॉ ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता को आकृति नागरी लिपि में राम ये शब्द अंकित है? ठीक है, राम ये शब्द जो है ये अंकित है। किस शासक ने बनाया है? देखो ये किस शासक ने बनाया है तो ये आपको याद रखना है अकबर ने बनाया है। किसने बनाया है? तो ये जो है ना अकबर ने बनाया है। ठीक है, जिसमें राम और सीता का जो कि क्या है तो तस्वीर उसमें मतलब दिया गया है। ठीक है, राम और सीता दोनों का। तो ये आपको याद रखना है अकबर ने। ठीक है, अकबर ने जो कि ये सिक्का चलवाया था। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? राष्ट्रकूट शासन की नींव जो है यह किसने डाली थी? राष्ट्रकूट शासन की नींव जो है यह किसने डाली थी? देखो यह नींव जैसे कि दंती दुर्ग ने डाली थी। किसने डाली थी? दंती दुर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हो जाएगा कि राष्ट्रकूट शासन की नींव जो है किसने डाली थी? तो ये आपको याद रखना है कि दंती दुर्ग ने जो कि डाली थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में याद रखना है दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए देखो हिंदी का प्रश्न जो होता है ना, हिंदी का प्रश्न बहुत ईजी होता है। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि हिंदी में के आदि कवि जो है ये कौन है? ठीक है, हिंदी के आदि कवि जो है ये कौन हो जाएगा? देखो हिंदी के आदि कवि जैसे कि सरहपाद, क्या हो जाएगा? सरहपाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। हिंदी के आदि कवि जो है ये कौन हो जाएगा? तो सरहपाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि अमोघ वर्ष कौन था? ठीक है, अमोघ वर्ष जो है ये कौन था? अमोघ वर्ष जो है ये कौन था? देखो अमोघ वर्ष जो है ना, अमोघ वर्ष ये कौन था? तो ये जैसे कि एक प्रख्यात विद्वान था। ठीक है, क्या था? एक प्रख्यात विद्वान था। अमोघ वर्ष जो है ये कौन था? तो ये आपको याद रखना कि प्रख्यात विद्वान था। ऑप्शन नंबर ए के साथ में आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ठीक है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप जो है ये कब बना है? ठीक है, ये जो है ना कब बना है ये आपको बताना है। देखो ये 2 सदी पहले कब बना है? 2 सदी पहले जो है देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप बना हुआ है। ठीक है, 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 सदी पहले। ठीक है, 2 सदी पहले। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि अमरकांत की रचना कौन सी है? ठीक है, अमरकांत की रचना जो है यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? अमरकांत की रचना जो है कौन सी हो जाएगी? तो आपको याद रखना है कि बहादुर जो है, बहादुर ये अमरकांत की रचना है। ठीक है, बहादुर जो है किसकी रचना है? तो बहादुर जो है ये अमरकांत की एक रचना है, बहादुर। ठीक है, बहादुर जो है किसकी रचना हो जाएगा? तो ये आपको याद रखना है कि अमरकांत की रचना जो कि ये बहादुर होता है। ठीक है, बहादुर। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ठीक है, ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार जो है ये कौन हो जाएगा? देखो इसका उपन्यासकार जो है कौन हो जाएगा? तो आपको याद रखना है अमरकांत। कौन हो जाएगा? तो ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। तो ये हमारा अमरकांत के साथ में जाने वाला है, यानी कि ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार जो है ये अमरकांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि माउथ, ठीक है, माउथ का नगर किसकी रचना है? ठीक है, माउथ का नगर जो है ये किसकी एक रचना है? माउथ का नगर जो है किसकी एक रचना है?
मौत का नगर जो है किसकी एक रचना है? देखो मौत का नगर जो है ये अमरकांत का ही एक रचना है, ठीक है। मौत का नगर जो है ये भी एक अमरकांत का ही एक रचना है, तो इसे भी आपको याद रखना है कि मौत का नगर जो है किसकी एक रचना है, तो ये आपको याद रखना है अमरकांत की एक रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है, ठीक है। जिंदगी हो गया और जोंक ये जो है किसकी एक कहानी है, जिंदगी और जोंक जो है किसकी एक कहानी है। देखो जिंदगी और जोंक भी जो है ये अमरकांत का ही एक कहानी है, ठीक है। जिंदगी और जोंक जो है किसकी एक कहानी है, ये आपको याद रखना है कि अमरकांत का ही जो कि एक कहानी होता है। चलिए अगला प्रश्न जो कि अभी का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है कि राम विलास शर्मा का निबंध जो है ये कौन सा, ठीक है। राम विलास शर्मा का निबंध जो है ये कौन सा हो जाएगा। देखो राम विलास शर्मा का निबंध की यहाँ पर बात किया जाए तो राम विलास शर्मा का निबंध जो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएगा, तो ये हमारा परंपरा का मूल्यांकन जो है ये राम विलास शर्मा का एक निबंध है, ठीक है। राम विलास शर्मा का ही एक निबंध है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।